हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। हम यहाँ पे आपके लिए ला रहे हैं अपने 17 सालों के अनुभव और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के सभी क्लासेस। आपके सिलेबस को यहाँ करवाया जाएगा कंप्लीट, ऑल ओवर सिलेबस को किया जाएगा कवर और आपके बिहार बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन के लिहाज से आपकी जितनी भी कंसर्न्स हैं, डाउट है, उनको सभी को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और आज की जो हमारी ये वीडियो है वो होने जा रही है बायो की। साइंस में जो आपका 10th की जो एनसीईआरटी बुक है वो है एक साथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें सभी एक साथ है। और 6 चैप्टर में बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर आती है, वो है लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम का जो ये चैप्टर है वो हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और 4 इसमें टॉपिक्स हैं। जैव प्रक्रम में 4 जो पोषण, ठीक है, श्वसन, फिर उत्सर्जन, ये सब जो 4 तरह के टॉपिक्स हैं उनमें से हमने पहला वीडियो पोस्ट कर दिया ऑलरेडी, वो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं, ये है हमारा सेकेंड टॉपिक और सेकेंड वीडियो, ठीक है, बायोलॉजी की सेकेंड वीडियो, जिसमें हम जैव प्रक्रम के पार्ट 2 को देखेंगे और वो है श्वसन, ठीक है, श्वसन, रेस्पिरेशन, ये है हमारे इस वीडियो का टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में श्वसन क्या है, इसे समझेंगे, फिर श्वसन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार की श्वसन की क्रियाएं होती हैं। तो फिर देखेंगे हम मनुष्यों में श्वसन, ठीक है, फिर अन्य जीवों में श्वसन देखेंगे कि मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे की जाती है। फिर श्वास और श्वसन में हम अंतर भी देखेंगे, ठीक है, श्वास और श्वसन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तो एक ही है, पर हम देखेंगे नहीं, ब्रीदिंग, श्वास और श्वसन, रेस्पिरेशन, ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो हम उसका डिफरेंस अंतर समझेंगे और साथ ही साथ हम एटीपी, जो हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या है, ये ऊर्जा है, ठीक है, एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा श्वसन। श्वसन क्या है, तो रेस्पिरेशन क्या है। जैव प्रक्रम को मैंने बहुत अच्छे से हमारे फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, जीवों के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। पोषण जो हमारा पहला टॉपिक था, पोषण किस लिए होता है, पोषण की जो प्रक्रिया है उसके जरिए मनुष्यों को क्या होता है, या फिर जीवों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। तो पोषण हमारे लिए पोषक तत्वों के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी है, वो किसके द्वारा पूरी होती है, पोषक तत्वों के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम पढ़ लेंगे श्वसन, जो जैव प्रक्रम के सेकंड स्टेज एक तरह से आप मान सकते हैं, सेकंड टॉपिक श्वसन, रेस्पिरेशन क्या है वो हम समझते हैं। तो श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन ले जाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी आप चीजें जानते होंगे कि एक्सहेल और इनहेल करते हैं हम लोग। श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस है वो हम सांस लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। O2 हम क्या लेते हैं, O2 हमारा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ये एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो जीवित रहने, हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है, जिसके द्वारा जीव अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन हम लोग ब्रीदिंग से क्या समझते हैं, या रेस्पिरेशन से आप नॉर्मली क्या समझते हैं, बस ऑक्सीजन का इनहेल होता है और CO2 का एक्सहेल होता है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, बस। पर ये रेस्पिरेशन जो हम श्वसन पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ सांस लेना और छोड़ना और CO2 को छोड़ना, O2 लेना, यही नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जीव क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ये तो होता है, ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रेस्पिरेशन में, उसमें क्या होता है, पोषण में हमने क्या जाना, हम लोग पोषण में क्या करते हैं, जो हमारी ऊर्जा है, ठीक है, उसको लेते हैं पोषक तत्वों के अवशोषण के द्वारा, ठीक है। तो जो ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो वो ऊर्जा अवशोषण हुआ, तो उस ऊर्जा का हमारे शरीर में यूज कैसे होगा, ठीक है,
वो यूज होता है हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स तक जाने की प्रक्रिया वो श्वसन के द्वारा होती है। पोषण में क्या हुआ, ऊर्जा बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब जो ऊर्जा जो हम प्राप्त करें, उस ऊर्जा का यूज कैसे होगा, जब तक वो पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ऊर्जा पहुंचेगी नहीं। तो वो जो ऊर्जा पहुंच रही है सब जगह, वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, सोचना, बढ़ना आदि के लिए आवश्यक होती है। क्या है, हम कोई भी एक्शन जो कर रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, हमारा ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऊर्जा के द्वारा हो रहा है, ठीक है, एनर्जी के द्वारा हो रहा है। तो हमारा जो डेवलपमेंट भी होता है, या फिर मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया कि हमारे जो ब्रेन का भी डेवलपमेंट है, उसके लिए भी पोषण जरूरी है और ऊर्जा जरूरी है, ठीक है। हमारा सोचना, थॉट हमारे दिमाग में, थॉट जो प्रोसेसेस हैं, वो भी, उसके लिए भी ऊर्जा की नीड होगी, ऊर्जा जरूरी होगी। बढ़ना, वृद्धि के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी ऊर्जा चाहिए। फिर दौड़ना, चलना, खाना पीना, हम जो भी काम करते हैं, सभी के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत है। तो उस ऊर्जा में वो कैसे मिलेगी, पोषण की प्रक्रिया के द्वारा जो हम पोषक तत्व लेते हैं उससे हमें मिलती है ऊर्जा। लेकिन अब उस ऊर्जा का जो यूज होगा वो कैसे होगा, उसका जो सेकंड प्रोसेस है वो आ गया श्वसन में। हम श्वसन में देखेंगे कि ऊर्जा जो हमारे शरीर तक कैसे पहुंचती है और वो कैसे हमें प्राप्त होती है हमारे सभी अंगों को, जिससे हम क्या करेंगे, चलने के लिए पैर का यूज, दौड़ने के लिए पैर का यूज, मैं लिख रही हूं तो हाथ का यूज, ठीक है, दिमाग का यूज, पढ़ाने के लिए। तो हर जगह ऊर्जा चाहिए, तो वो कैसे होगी, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट, ये श्वसन और श्वास में अंतर मैंने आपको बताया, वो हम पहले देख लेते हैं। तो उस स्लाइड में पहले चले जाते हैं, पहले हम डिफरेंस ही देख लेते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है, श्वसन और श्वास में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो श्वास, ब्रीदिंग, श्वास क्या हो गई, ब्रीदिंग, श्वास हो गई ब्रीदिंग, ठीक है, श्वास है ब्रीदिंग, और श्वसन ये रेस्पिरेशन, ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा श्वसन, ओके, ये हो गया श्वसन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, श्वसन में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ देख लेते हैं। श्वास क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया, एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। श्वास जो है इसमें बस फिजिकल, हमारा जो बॉडी है उसका यूज हो रहा है सांस लेने और छोड़ने में, ठीक है। CO2 जो हम ले रहे थे, और CO2 ले रहे थे, CO2 को छोड़ रहे थे, वो क्या प्रक्रिया है, फिजिकल, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। उससे हमें क्या हो रहा है, भोजन हम खा रहे हैं, उसके द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है। तो वो जो वहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का चेंज हो रहा है, ऊर्जा में चेंजेस हो रहे हैं, वो किस प्रक्रिया के द्वारा, एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। वहां पे कोई भी, ये क्या प्रक्रिया, सांस लेने छोड़ने में कोई भी रासायनिक केमिकल प्रोसेस यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, ऊर्जा में, एनर्जी में। तो यहाँ पे एक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। फर्स्ट ये हमारा डिफरेंस था श्वास और श्वसन में, ठीक है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है और ये क्या है, रासायनिक, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन है। लेकिन अब हम सेकंड हमारा क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इसमें केवल वायु, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और बाहर निकालना शामिल है, ये हमने अभी देखा। इसमें लेकिन क्या होता है, भोजन, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से अपघटन होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन O2 की मदद से ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है और उससे क्या प्राप्त की जाती है, ऊर्जा, ठीक है, उससे प्राप्त की जाती है ऊर्जा। और फिर हम थर्ड जो हमारा डिफरेंस है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में क्या है, भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन श्वसन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। और फिर हमारा क्या आ गया, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और बाहर निकालना होता है CO2 को, लेकिन बाहर निकालना शामिल होता है, CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, CO2 को, इसमें किसको बाहर निकाल रहे हैं, CO2 को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो हमारी भोजन है, शर्करा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मदद से अपघटन हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। और फिर हम थर्ड जो हमारा देख लेते हैं कि ये होता कहाँ है, ठीक है। श्वास की जो प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है, फेफड़ों में। हम नाक से सांस लेते हैं, फिर फेफड़े से क्या होता है, जो हमारा लंग्स है उससे हो रही है श्वास की, ब्रीदिंग की प्रक्रिया, ठीक है।
हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया हो रही है फेफड़ों में। लेकिन ये जो श्वसन, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया प्रत्येक कोशिका, ठीक है, हमारी जितनी भी बॉडी में सेल है उसमें सब में ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, सब में श्वसन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है। हर जगह ऊर्जा बन रहा है। हमें ये नहीं कि हम अपने हाथ में अगर ऊर्जा चाहिए तो हम पैरों से वहां भेजेंगे, हमारे पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो हर एक कोशिका में ये रासायनिक क्रिया हो रही है और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम फोर्थ हमारा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, ये बस एक फिजिकल एक्टिविटी, मान लीजिए फिजिकल प्रोसेस, जिसमें भौतिक क्रिया, जिसमें श्वास में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ही यही है कि इसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्पादन, ऊर्जा का एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने अभी देखा, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन, एटीपी का उत्पादन हो रहा है इसमें, ठीक है, और ये प्रत्येक कोशिका में हो रहा है। तो हमने अभी क्या देख लिया, डिफरेंस। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे जैव प्रक्रम के टॉपिक पे। श्वसन समझ में आ गया होगा, ठीक है, श्वसन हमने देख लिया कि श्वसन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम देख लेते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में हमने क्या देखा, ग्लूकोज, भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये क्रिया कैसे होती है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेंगे कि ग्लूकोज, हमने जो खाना खाया, हमने पोषण में देखा कि उससे क्या हो गया, पोषक तत्व लिया जा रहा है, उसे क्या कर रहे हैं, खाने को हम तोड़ देते हैं, उसका ऑक्सीजन की मदद से विघटन होता है। तो किस खाना जो जाता है हमारे शरीर में वो ग्लूकोज की तरह जाता है, ग्लूकोज के रूप में जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जाता है हमारे पूरे शरीर में, खाने का हो गया पाचन, उसका हो गया विघटन, अब वो ग्लूकोज के रूप में क्या हो गया, हमारे शरीर में जा रहा है। तो ये जो क्रिया हो रही है ये कोशिका में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में ये क्रिया हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के विघटन की क्रिया जो हो रही है, ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया हो रही है और उससे एनर्जी जो हमें मिलेगी वो क्या हो रही है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में ये क्रिया होती है। और ग्लूकोज को यहाँ पे बदल दिया जाता है पाइरुवेट में, ठीक है, ग्लूकोज को यहाँ पे बदल दिया जाता है पाइरुवेट में, ठीक है। अब पाइरुवेट में ये बदल दिया गया, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि ऑक्सीजन की मदद से, हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विघटन होता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन वहां पे उपस्थित है सही मात्रा में तो क्या होगा उसका, ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा, और ऑक्सीजन का अगर अभाव है, वहां पे ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा। तो ग्लूकोज अगर साइटोप्लाज्म में ये जो काम हो रहा है, अगर वो पाइरुवेट में चेंज हुआ, लेकिन वहां क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है। और ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्यों उसे बोलते हैं पावर हाउस, क्योंकि वहां पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ऊर्जा का निर्माण हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, CO2, जल, H2O और ऊर्जा, एनर्जी हमें मिलेगी। क्या मिलेगा, CO2, ठीक है, H2O और एनर्जी। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी, ENERGY, एनर्जी हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहा तो, ठीक है, ये कोशिका में काम हो रहा है। ये कहाँ काम हो रहा है, कोशिका में। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे है ही नहीं, तो ये कहाँ पे होता है, यीस्ट में। यीस्ट में इस तरह के ग्लूकोज की विघटन हम देखते हैं कि वो एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, वहां पे ग्लूकोज का विघटन कैसे होगा, यीस्ट में, वहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, वहां पे कैसे होगा, अगर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वहां पे बनेगा इथेनॉल, CO2 बनेगा, कार्बन के दो कार्बन अणु CO2, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यहाँ भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल, यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 और एनर्जी। अगर क्या हो गया, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो बनेगा इथेनॉल, CO2 एनर्जी। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, ये काम हो रहा है, तो बनेगा CO2, H2O और एनर्जी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का जहाँ पे अभाव होता है, ऑक्सीजन वहां कमी हो गई ऑक्सीजन की, और ये काम पेशी कोशिका में, हमारे मांसपेशियों में ये चीज हो रही है, ठीक है, हमारे मांसपेशी में भी कोशिकाएं हैं, वहां पे अगर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे मांसपेशियों में बनेगा
ऑक्सीजन का जो अभाव है तो वहां पे जब ग्लूकोज का विघटन होगा तो वहां पे बनेगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। लैक्टिक एसिड क्यों? मसल्स में जब हम क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप दर्द महसूस करते हैं, वहां पे क्रैम्प हो जाता है मसल्स में, ठीक है, तो वो क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी और वहां पे बन गया है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको क्रैम्प दे रहा है, दर्द दे रहा है, ठीक है। तो आप ये ग्लूकोज का जो विघटन हो रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बन रहा है। ऑक्सीजन अगर उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो ये CO2 H2O एनर्जी बन रहा है। अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बन रही है। कहाँ पे हो रहा है? मांसपेशियों में हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ऊर्जा, ऊर्जा देखिए हर जगह बन रही है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत सभी जीवों को है। बस प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कहीं ऑक्सीजन उपस्थित है, कहीं नहीं है, कहीं बहुत कम मात्रा में है। तो ऑक्सीजन के ही थ्रू क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है। और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में होता है, और वहां से बनता है पायरुवेट। और पायरुवेट का फिर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की ये सब अगर उपस्थिति रहेगी तो पायरुवेट इन चीजों में चेंज होगा। ऑक्सीजन की जो मात्रा है उस पर डिपेंड करता है कि पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट किस चीज में चेंज होगा। पहले ये 6 कार्बन के अणु थे इसमें, ग्लूकोज में C6 आपने पढ़ा होगा, C6H12O6 ये है ग्लूकोज। लेकिन पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाले अणु है और ऊर्जा अणु है इसमें, ठीक है। पायरुवेट में टूटा, फिर ये इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है उस पर निर्भर कर रहा है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन की जो टाइप्स होती है, कितने प्रकार का श्वसन होता है वो हम देखेंगे। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन क्या होती है? मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की श्वसन के प्रकार है। पहला है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है। वायवीय श्वसन, नाम से ही पता चल रहा है, वायवीय, वायु, ठीक है, वायु की उपस्थिति है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है। फिर इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, क्योंकि मैंने क्या बताया, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में होगा। और वायवीय श्वसन में ये क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है, हवा है तो ऑक्सीजन वहां पे उपस्थित है, तो क्या होता है? पूरी तरह से उसका ग्लूकोज का विघटन पूरी तरह से हो रहा है। और वो क्या बन रही है? पूरी तरह से अगर विघटन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया, ग्लूकोज की क्या होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है तो CO2 जल और H2O, CO2 जल, H2O और ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि जब पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो विघटन भी पूरी तरह से होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनेगी, ठीक है। इसमें विघटन हो गया है, ठीक है, विघटन हो गया। अब हम देख लेंगे इससे क्या होती है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा उपस्थिति है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, तो ग्लूकोज का भी पूरी तरह से विघटन हो रहा है। ग्लूकोज का अच्छे तरीके से विघटन होने की वजह से ऊर्जा भी अच्छे मात्रा में, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है। तो हम अब यहाँ देख लेंगे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है। और अब इन दोनों की वजह से, इन दोनों के मिलने की वजह से अब होगा ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज टूट जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, H2O और ATP, ठीक है, ऊर्जा। ATP क्या है? ऊर्जा है। आप यहां देख सकते हैं ये प्रक्रिया पूरी, यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड में वो चेंज हो गया, अब यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये पूरी उसकी श्वसन, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्रियाएं होती है, वो आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो हम अब सेकंड टाइप, उसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। आप फिर नाम से यहाँ समझ सकते हो, मतलब नहीं, वायु की उपस्थिति नहीं है, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इस प्रकार की जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है, एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, मैंने कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है? जब ऑक्सीजन वहां पे हो। ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन ही अनुपस्थित है, एब्सेंट है।
ऑक्सीजन ही नहीं है, तो यहाँ पे आंशिक विघटन होगा। क्या होगा? आंशिक विघटन मतलब कम विघटन होगा। विघटन ग्लूकोज का अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, कम विघटन होगा, कुछ पार्ट में होगा। तो ग्लूकोज का अच्छे से विघटन नहीं हो पाया, यहाँ पे आंशिक विघटन हो रहा है, पार्टली वो क्या हो रहा है, उसका टूटना हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। पहले में क्या हो रहा था, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऊर्जा भी अधिक मात्रा में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो आंशिक विघटन की वजह से कम ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ग्लूकोज अब हम देख लेते हैं, ग्लूकोज है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है, एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा और बनेगी एनर्जी। एनर्जी तो चाहिए, चाहे ऑक्सीजन उपस्थित हो, एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए ऊर्जा। तो उसके लिए श्वसन की प्रक्रिया चेंज हो सकती है, लेकिन ऊर्जा हर जीव को चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे विघटन दूसरी तरह से होगा, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी आंशिक विघटन होगा, और यहाँ पे आंशिक विघटन की वजह से एल्कोहल का निर्माण होगा, फिर CO2 और ऊर्जा बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज का हो रहा है यहाँ पे विघटन, और यहाँ पे बन रहा है एल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल जो है वो एल्कोहल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, और एनर्जी, ये है एल्कोहलिक फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो कैसे होगा, ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया कैसे होगी और श्वसन कैसे होगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड अब हम देख रहे हैं कि जो मनुष्यों, मानवों, ह्यूमंस में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होगा मनुष्यों में। तो यहाँ पे जो पहले मुख्य अंग हैं जिनका यूज होता है श्वसन की प्रक्रिया में, वो देख लेते हैं सबसे पहले, और इससे प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा कि श्वसन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो मनुष्यों में कैसे होती है। तो सबसे पहले नाक, ठीक है, नेशनल कैविटी जो है हमारी, नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा वहां से प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब वो ग्रसनी, ठीक है, हमारे फेरिंग्स में गई, कंठ नली हमारी जो है उसमें लेरिंग्स में गई, फिर श्वास नली ट्रैकिया में गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा का हो रहा है एक्सपोर्टेशन, यहाँ पे हवा चल रही है, ये जो रास्ता इससे हवा पहुंचेगा अभी हमारे ब्रोंकाई तक, ठीक है, ब्रोंकाई फेफड़े में होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई। ग्रसनी, कंठ नली और श्वास नली के द्वारा कहाँ पहुंच गई, नाक से हवा फेफड़ों तक, और फेफड़े में अब क्या होगा, गैस विनिमय का स्थान है, यहाँ पे होगा काम, जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कहाँ होगा, फेफड़ों में होगा, ठीक है। फेफड़ों में होगा गैस विनिमय, जो यहाँ पे ट्रेवल करेगी गैस, ठीक है। ये है हमारा फेफड़ा, ये लंग्स, यहाँ पे नेसल कैविटी यहाँ से आई, फिर ये है हमारा सारा ग्रसनी का पार्ट, कंठ नली का पार्ट, ठीक है, श्वास नली ट्रैकिया है ये, उसके बाद यहाँ पे फेफड़े हैं, इस लंग्स में गई हवा, ठीक है, यहाँ पे अब होगा गैस विनिमय, गैस का क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। फिर एलिवियोली ये है, ठीक है, एलिवियोली यहाँ पे ये अंग है, ठीक है, फेफड़े में ये होता है, ठीक है, फेफड़े में एलिवियोली होगा, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। यहीं पे जो है इंपॉर्टेंट काम कहाँ हो रहा है, फेफड़ों में हो रहा है और एलिवियोली में हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इनहेल हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या है, इनहेल हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज जो हमें पोषण के जरिए मिला, हमने लास्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन को पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, O2 का यूज करके ग्लूकोज जो हम बना पोषण के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, उसका हो रहा है ऑक्सीजन के थ्रू विघटन, और हमें मिल रहा है एनर्जी। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, इसमें क्या हुआ, हमें मिला O2, और हमारे क्या हुआ, नाक से फिर निकल गया CO2, ठीक है, CO2 आ गया बाहर। अब हम देखेंगे कि जो प्रक्रिया है श्वसन की, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या हो गया, डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम है ये सिकुड़ता है, ठीक है, ठीक है, और फैलता रहता है, सिकुड़ता फैलता रहता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर गई, और फिर हमने किया एक्सहेल, उसे छोड़ा। डायफ्राम क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो ढीला हो गया, ठीक है, सिकुड़ा फिर फैल गया, इससे क्या होगा, हवा, हमारी जो सांस है वो बाहर निकल गई, ठीक है। और क्या होता है, वो संकुचित हो जाता है, हमारा जो चेस्ट है वो क्या होता है, संकुचित हो गया, CO2 बाहर आ गई, ठीक है। पहले क्या हुआ, वो फैला, तो हमने जब सांस अंदर लिया, हवा को, O2 को अंदर लिया, तो हमारा फेफड़ा फैल जाता है, डायफ्राम जो हमारा फैलता है, फिर वो सिकुड़ता है, सिकुड़ा तो क्या होगा, जगह कम हो गया और हवा बाहर निकल गई, तो CO2 क्या हो गई, बाहर आ गई। बस यही है श्वसन की प्रक्रिया। लेकिन अब हम आगे देख लेते हैं, ये पिक्चर, इससे आप समझ सकते हैं, एलिवियोली देखिए, ये है हमारे फेफड़ों में, जहाँ पे सारा जो है ऑक्सीजन का विघटन हो रहा है। यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान एलिवियोली में हो रहा है, तो ये है वो
पार्ट, हमारे फेफड़ों में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया सारा काम, एक्सेल इनहेल, यहाँ पे हमें मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब कोशिकीय श्वसन जो होगा, ऑक्सीजन आ गया हमारे बॉडी में, CO2 को हमने बाहर कर दिया, ऑक्सीजन अब यूज होगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों है? क्योंकि वहीं पे ऑक्सीजन से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज को एनर्जी में। तो ये काम कोशिकीय श्वसन जो है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, वो कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकाएं ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज जो भोजन है उसे तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती है। कोशिका में क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रही है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ग्लूकोज इसका पायरुवेट में उसका चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वही रिएक्शन मैंने जैसे बताया था कि पायरुवेट में चेंज होगा और ऑक्सीजन की जितनी मात्रा में उपस्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे क्या है, क्योंकि हमें तो श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वास ब्रीदिंग के जरिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया वो रिएक्शन, पायरुवेट में टूटा, ठीक है। वो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, क्या बनता है, क्या बना था हमारे में, एनर्जी, CO2, ठीक है, वही बनता है, और H2O। तो ये चीजें हमारी हो गई पूरी। मनुष्य में श्वसन की जो प्रक्रिया है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतने ही पार्ट का यूज हो रहा है और मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे यूज हो गई, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई। अब इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि अन्य जीवों में श्वसन जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। अभी हमने क्या देखा, मानवों ह्यूमंस में श्वसन जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है हमने वो बहुत ही इलैबोरेटली अच्छे से समझा। पौधों में श्वसन जो है हमने वो फर्स्ट पोर्शन वाले चैप्टर में समझ लिया था। तो यहाँ पे हम बहुत ही ब्रीफली देखते हैं कि पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, उसमें क्या होता है, CO2 वो लेते हैं, CO2 का वो यूज करते हैं। ह्यूमंस क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, O2 का। लेकिन श्वसन में पौधों में क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, हम जैसे सभी जीव यूज करते हैं उनके ऑक्सीजन को, ठीक है। तो वो पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं, हमारे जैसे जीवों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों की जो यहाँ पे CO2 का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, वो क्या होता है, रंध्र, जो स्टोमाटा है। कहाँ पे होती है रंध्र, पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में ये रंध्र होता है, वहां पे होता है स्टोमाटा, छोटे छोटे छिद्र, ठीक है, पत्तियों में। वो लेंटिल्स, ठीक है, उसे लेंटिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टोमाटा जो है, रंध्र है, उससे क्या होता है, हवा का आदान प्रदान होता है, उससे हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है। और साथ ही साथ उससे क्या है, वो जो रोम छिद्र है उससे पानी भी बाहर निकलता है। जैसे आप देखते होंगे वहां पे, अगर सुबह कभी आप उठे तो पत्तों पे पानी पानी छोटे छोटे बूंद होते हैं, वो भी पानी भी बाहर निकलती है। तो पौधों में श्वसन इस प्रक्रिया से होता है। अब हम देख लेते हैं अन्य जीव में श्वसन में, मछलियों में जो क्या होते हैं, वो पानी में रहती है, तो उसके श्वसन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या होगी, वो अलग होगी, ठीक है, वो अलग होगी। तो वो क्या करते हैं, उनमें गिल्स होता है, ठीक है, गलफड़े होते हैं। तो वो गलफड़ों की सहायता से क्या करते हैं, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेते हैं। उनकी जो प्रक्रिया है रेस्पिरेशन की, उसमें क्या होता है, पानी है, पानी में क्या, पानी किससे मिलकर बना है, H2O। वहां पे क्या है, ऑक्सीजन भी है, पानी में क्या है, ऑक्सीजन भी है, H2+O। वहां क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज करती हैं मछलियां। वो गलफड़ों में उनकी जो प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन की, उसमें वो घुले हुए पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का यूज करके वो अपने श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है। ये है उनका लंग्स, ठीक है, ये है लंग्स, ये जो पार्ट है ये है गलफड़ा। यहीं पे, यहाँ से वो पानी को अंदर लेते हैं, यहाँ पे पानी में जो ऑक्सीजन है उनका यूज होता है, ठीक है, वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं। और साथ ही साथ फिर हम देख लेते हैं मेढक। मेढक क्या है, पानी में भी रहती है, जमीन पे भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पे उनके जो स्किन है उनकी, ठीक है, और उनके स्किन से भी, लंग से भी और मुख से भी, सभी के थ्रू वहां पे श्वसन की प्रक्रिया होती है। उनके जो मुख का स्तर है, वो जो क्या है, जो
ये पार्ट आप ये लेयर देख सकते हैं, ये सतह देख सकते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है मानवों से या फिर पौधों या फिर मछलियों से। तो हम इनका देख लेते हैं कि सभी जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कितनी डिफरेंट है, वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हमने ये स्लाइड पहले ही कर लिया था, श्वास और श्वसन में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है वो हमने पहले ही समझ लिया है। तो आप ये स्लाइड भी याद कर सकते हैं, आप अच्छे से समझ के इसे याद कर लें इनका डिफरेंस। अब हम क्या देखेंगे, एटीपी क्या है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, यह ऊर्जा की मुद्रा है, एनर्जी करेंसी कहलाती है एटीपी, ठीक है। ऊर्जा जो बनती है हमारे शरीर में, फॉर्म होती है, वो किस वे क्या होती है, एटीपी के रूप में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। अब क्या है, कोशिकाओं में बनने वाली ऊर्जा एटीपी के ही रूप में स्टोर होती है, इसलिए उन्हें ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर हो रही है वो कैसे हो रही है, एटीपी के रूप में हो रही है, और शरीर के सभी कार्यों के लिए एटीपी आवश्यक है। ऊर्जा जब स्टोर हो रही है किस माध्यम में, एटीपी के रूप में वो स्टोर हो रही है, तो एटीपी की ही आवश्यकता पड़ती है हमारे जितने भी कार्य हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, या फिर हमारा जो मोशन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे फेस पे, मुंह में मोशन हो रहा है, हाथ हिला रही हो तो हाथ में मोशन हो रहा है, इन सब मोशन के लिए क्या आवश्यकता है, एटीपी की, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे जो अवायवीय श्वसन, मैंने अवायवीय श्वसन, यहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं है, ठीक है, हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वाला श्वसन कहाँ होता है, मांसपेशियों में। मैंने पिछले स्लाइड में आपको ये बताया कि जहाँ हवा उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ये हो रही है हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमें क्या बनता है, भारी व्यायाम के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या होता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब भी हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, सांस फूलने लगता है, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा ऊर्जा यूज कर रहे हैं, ज्यादा अगर ऊर्जा यूज करें तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत है। तो जब भी हम व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और ऊर्जा की भी मात्रा हमारे शरीर में बढ़े। कोशिकाएं हमारी क्या करने लगे, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण करने लगे। इस समय अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है, मैंने क्या बताया, लैक्टिक एसिड बनता है, जो क्रैम्प्स का रीजन है। हमारे जो मसल्स में, कभी कभी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं तो क्या होता है, मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं, दर्द होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे हो गई कमी। ऑक्सीजन की कमी से जो प्रोटीन टूट रहा था पायरुवेट में, वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड रीजन है क्रैम्प्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे क्या हो गया, उनके पैरों में क्रैम्प्स हो गए, दर्द हो गए, ठीक है, थकान और दर्द, मसल्स में थकान और दर्द हो जाता है जब अवायवीय श्वसन होती है हमारी कोशिकाओं में। तो ये मेनली कहाँ होती है, मांसपेशियों के कोशिकाओं में हो रही है, ठीक है, मांसपेशियों में, और ये लैक्टिक अम्ल बना रही है। तो लैक्टिक अम्ल जब बनेगा तो हमें थकान और दर्द होगी, ठीक है। तो आप, आई होप ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं इस चैप्टर का जो समरी है, ठीक है, ठीक है, कि इस चैप्टर में हमने क्या समझा। तो श्वसन जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। श्वसन में हमने क्या समझा, श्वास क्या है, ब्रीदिंग क्या है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं अंदर और फिर हवा बाहर छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेके CO2 छोड़ रहे हैं। लेकिन और फिर पेड़ पौधों में क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन को लेके CO2 छोड़ रहे हैं, ऐसा सब में हो रहा है। तो ऊर्जा, लेकिन जो श्वसन है उसमें क्या होती है, ऊर्जा बनती है, ठीक है, वो सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। वहां ऑक्सीजन का, फिर हमने श्वास में ऑक्सीजन लिया, उसका यूज क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ने में, ठीक है, पायरुवेट से फिर वो ऊर्जा में बदलता है। तो हमें उस विधि, इतना हमने पूरे पिछले स्लाइड्स में क्या समझा, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण श्वसन के द्वारा। अब ये श्वसन जो है दो प्रक्रिया के द्वारा होती है, वायवीय अवायवीय। वायवीय में वायु उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन अवायवीय में क्या है, वायु की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो ये अवायवीय हो गया। ये दो टाइप्स आपको क्लियर हो गए। फिर
फिर मनुष्य का श्वसन तंत्र जटिल प्रभावशाली है, जटिल और प्रभावशाली है, ठीक है। मनुष्य का जो सांस हम जो लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है हमारा, वो क्या है, जटिल है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही, अभी हमने क्या समझा, कितनी तरह की क्रियाएं हो रही है, भौतिक, रासायनिक, ठीक है। वो सब क्रियाएं क्या मिलके बना देती हैं इस पूरी प्रक्रिया को जटिल और बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिल रही है। हम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हम चल पा रहे हैं, हम जिंदा हैं, ठीक है। पोषण और श्वसन की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रभावशाली है। अब हम क्या देख रहे हैं, पौधे व अन्य जीवों में भी विभिन्न प्रकार का श्वसन होता है। पौधों में किस प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय, वहां भी ऑक्सीजन उपस्थित है। फिर अन्य जीव जो है उनमें क्या होता है, हमारे में भी क्या हुआ, वायवीय श्वसन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अन्य जो जीव है उनमें क्या हो रहा है, अवायवीय, जैसे यीस्ट में क्या हो रहा था, अवायवीय श्वसन हो रहा था, ठीक है। तो अन्य जीव जो है उनमें भी बहुत तरह के प्रकार की श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, मछली कैसे करती है, लंग्स, अपने फेफड़ों से वो सांस लेती है, ठीक है। वो पानी से ऑक्सीजन को अपने लिए निकालती हैं। फिर हमने मेढकों में क्या देखा, अपने स्किन जो लेयर है उससे सांस लेते हैं, ठीक है। तो अन्य जीवों में बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं अपने पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन के बारे में। तो 17 सालों से ये पब्लिकेशन बुक्स को पब्लिश कर रही है, छाप रही है। तो हमारे 17 सालों के अनुभव के साथ हमने बनाया, आपके लिए तैयार किया है क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट्स के बुक, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जाके वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और वहां से ये किताबें परचेस कर सकते हैं। जो नोट्स हमने सारा पढ़ा है वो सब कुछ वहां आपको अवेलेबल मिलेगा, और बहुत ही अच्छे से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ वो आपको समझाई जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर, आपके एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करवाए गए हैं, ठीक है। तो आप वहां से जाके किताबें परचेज कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया, ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को, रोशनी पब्लिकेशन जो हमारा चैनल है, उसे प्लीज सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि हम जो फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।